हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आईकॉम और आईएससी के हिंदी भाषा का शीर्षक संपूर्ण क्रांति आपके सामने लेकर आया हूं। ये पाठ 3 है। इस संपूर्ण क्रांति की जो विधा है वो है भाषण। संपूर्ण क्रांति की विधा क्या है? वो है भाषण, और शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। और साथ में इसके लेखक है जयप्रकाश। लेखक कहिए या भाषण करता कहिए, वक्ता कहिए, ये वक्ता है आपको जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी इसके वक्ता हैं। इसका मैं बाद में वो लेखक परिचय लेके आऊंगा। लेखक परिचय एक वो होगा, उसका वीडियो अलग से डालूंगा। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, कब हुआ, किसने क्या, क्यों क्या, ये प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति के साथ क्या करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी? तो इन्होंने इसका संबोधन करते हुए जो वाक्य यहां पर मैंने लिखा है, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य भाइयों और बहनों, ये उनके भाषण का पहला वाक्य है जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में बिहार के अपने युवक साथियों को, जो छात्र संघर्ष समिति, क्योंकि छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और इसमें संपूर्ण क्रांति में उनके चंद साथी थे जिनका नाम रेणु और दिनकर जी, ये सब थे। और जयप्रकाश जी अपने सेहत के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वेल्लूर गए, उसका भी उन्होंने इस भाषण में जिक्र किया। और उन्होंने जो बात कही इस भाषण में, वो बात बहुत ही कीमती थी, जिसको उन्होंने ये कहा कि अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे। हुंकार का मतलब कि आप अब जज्बाती बात या आपके अंदर से आपको इमोशनल करने की बात मैं नहीं कर सकता। अब मैं जो बात करूंगा वो बात संजीदगी से होगी, वो बात कायदे की होगी। उस बात को सुनकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। मैं इस ढंग से बात करूंगा। तो आप हुंकार नहीं सुनेंगे। अब की जो बात होगी वो बहुत ही संजीदगी के साथ होगी। उन्होंने एक बात कही कि क्या भारत के स्वराज को प्राप्त करने में, यानी भारत के स्वतंत्रता को प्राप्त करने में बंगाल, महाराष्ट्र, भारत के पूरे कोने कोने के क्रांतिकारियों ने जो गोलियां खाई या हंसकर फांसी के फंदे अपने गले में डाल लिए, उस स्वराज का मकसद क्या था? क्या उस स्वराज की प्राप्ति हो गई? पूर्ण भारत स्वतंत्र हो गया? अगर नहीं हुआ तो एक वाक्य मैंने यहां पर लिखा है जो स्पष्ट करता है कि 27-28 वर्षों के बाद जो स्वराज है उसमें जनता करह रही है, भूख है,
महंगाई है, भ्रष्टाचार है और रिश्वतखोरी है। इन्होंने 4 पॉइंट को यहां पर दर्शाने की कोशिश की। भूख है, सारी बुराइयों की जड़ भूख है। और स्वराज प्राप्त होने के बाद, यानी भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी भूख की भूखमरी अभी भी बरकरार है। दूसरी चीज महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार है, हर तरह की बुराइयां मौजूद हैं, रिश्वतखोरी है। आप कोई भी फाइल दे दें वो बिना पैसा के आगे नहीं बढ़ेगा। आखिर इसके कारण क्या हैं? ये क्यों है? मित्रों, उन्होंने कहा कि मित्रों, मेरा जो आज स्थिति है ये है कि आज चुनाव लड़ने के लिए भी जो टिकट लेना पड़ता है वो भी पैसे देकर लेने पड़ते हैं, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि जब तक भूख नहीं मिटेगा तब तक स्वराज का या स्वतंत्रता का असल उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो है महंगाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है और लोग उसके बोझ में दबे जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता के जितने सामग्री सामान हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, हर तरह की बुराइयां समाज में फैलती जा रही हैं। इन्होंने इनको दहेज को एक मुद्दा बनाकर समाज के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश किया। और सबसे बड़ी चीज है रिश्वतखोरी। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो फाइल बिना उसके नहीं बढ़ता आगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पहला आह्वान क्या था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। यूथ फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, इसको मैं इस तरह स्पष्ट कर दूं कि किसी भी संघर्ष को सफल बनाने के लिए युवाओं का जागृत होना और युवाओं का आगे बढ़कर उसमें भाग लेना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि युवा एक ऐसी ताकत होती है जो हर समय हर क्षण लड़ने को तैयार होती है। किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ताकत होती है। वो दिन और रात की परवाह नहीं करता, इसलिए उनके लिए संघर्ष आसान होती है। क्योंकि इसी वजह से आज सरहदों पर भी युवाओं को रखा जाता है कि उनसे वो चीज हो सकती। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। लोगों ने उनसे कहा कि आपके सिर्फ मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी क्या कि आपको इसको निभाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मार्गदर्शन से नहीं। चूंकि जयप्रकाश नारायण जी की उम्र काफी हो चुकी थी, वो बूढ़े हो चुके थे, तो उनका कहना था कि नहीं, मैं मार्गदर्शन करूंगा, आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग आगे बढ़ो। तो वेल्लूर जाते समय, वेल्लूर जब जाना था उनको, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस बात को कह के वो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन के बारे में कुछ घटनाएं बता रहे हैं। घटना यह है कि 1921 का जनवरी का महीना था। पटना कॉलेज के ये आईएससी मतलब इंटर ऑफ साइंस के ये विद्यार्थी थे और उनके निकट जितने छात्र थे सब छात्रवृत्ति प्राप्त किए हुए थे, सब क्रीम थे, सब एक दूसरे के साथ कंपेटिटिव थे या एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ कि उसी वक्त असहयोग आंदोलन जोर पर था और गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1921 ईस्वी शुरू तो चुके, ये 20 में हुआ था,
लेकिन 1921 ईस्वी में ये भी रुक नहीं सके, ये भी राजनीति में कूद गए। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये इनकी पढ़ाई छूट गई। फिर इन्होंने आईएससी पास करने के लिए जो कुछ किया वो उन्होंने अपनी उसमें बताया कि वो ये चाह रहे थे कि जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में सरकारी एड मिलता हो मैं वहां नहीं पढ़ूं। अंग्रेज सरकार जिस महाविद्यालय को या यूनिवर्सिटी को सरकारी एड मिल रहा हो मैं वहां नहीं पढ़ूं। लेकिन इनकी कोशिशों के बाद ये आईएससी बिहार विद्यापीठ से की और बिहार विद्यापीठ से पास कर गए। चूंकि इनके पिताजी कोई बड़े वो नहीं थे, एक वो थे आपको इसमें नहर विभाग में जिलादार, उसके बाद वो रेवेन्यू अफसर हो गए, नॉन गजेटेड अफसर के इसमें उनकी कोई वैसी आमदनी नहीं थी जो वो पढ़ते या आगे बढ़ते। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत का भी इसमें जिक्र किया। उनके जो दुश्मन थे वो भी इस बात पर ये थे, उनका कहना था कि मैं क्या कह रहा हूं जो लोग मुझसे इस तरह चिढ़ते हैं। कुछ नारा मैंने लिखा है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, जहां कारखानों में, लोहे के कारखानों में काम करता था, वैसे जगह पर जहां लोहे से जानवरों को मारा जाता था उस फैक्ट्री में मैंने काम किया। 3-4 विद्यार्थी मिलकर एक साथ रहते थे और खाते थे, फिर रुपए को बचाते थे। और वही नहीं बल्कि होटलों में भी बैरा का काम किया, बर्तन साफ करने का काम किया, बगीचे का पहरा किया। उसके बाद इतवार के दिन भी कुछ काम कर लिया करते थे आउट टाइम, वो करके तब उन्होंने बीए किया। उसके बाद उनको वहां स्कॉलरशिप मिली और फिर असिस्टेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हो गए और ट्यूटर क्लास लेने लगे, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे और उससे उनकी कुछ आमदनी हो गई और वो वहां से पढ़ के आए। लेकिन उन्होंने एक बात जिक्र किया, इसमें एक बात का वर्णन किया कि मैं अमेरिका में जब था तो उस वक्त ये था कि मैं घोर कम्युनिस्ट था, क्योंकि 1924 ईस्वी में जब लेनिन का इंतकाल हुआ था, लेनिन की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, जो मार्क्सवादी का संस्थापक था। तो उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल कम्युनिस्ट का पूरा वो भरा हुआ था, क्योंकि एक दर्जी था वहां जिसके यहाँ रोज रशियन टेलर था, उसके यहाँ रोज क्या होता था कि इसका कम्युनिस्ट की किताबें पढ़ी जाती थी। कम्युनिस्ट की कोई ऐसी किताब नहीं जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं पढ़ा। लेकिन जब वह भारत लौट कर आए, उनके कथनानुसार कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बात की सलाह देती है कि अगर कोई मुल्क गुलाम है, परतंत्र है, तो वहां कम्युनिस्ट नहीं, वहां की जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आप उसके साथ हो जाएं। इसलिए मैंने कांग्रेस को अपनाया। लेकिन कांग्रेस को अपनाने के बाद आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब यह संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। और इससे समाज में परिवर्तन करने के लिए, देश में परिवर्तन आए, देश से भूखमरी मिट जाए, देश से भ्रष्टाचार मिट जाए, देश से महंगाई खत्म हो जाए, देश से रिश्वत खत्म हो जाए और ऐसी सरकार बने जिस सरकार से लोगों को यह उम्मीद हो कि समाज की आखिरी पंक्ति के आखिरी नंबर पर खड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार मिल जाए। ऐसी सरकार बननी चाहिए। इन्होंने बहुत बात कही। इन्होंने ये भी कहा कि आज देखिए, आज सरकार से मेरा कोई मतभेद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके भी विचारों से की आलोचना करता था, मैं कहता था, उनको बताता था। मुझे इंदिरा जी से कोई विरोध नहीं है, बल्कि उनके विचारों से विरोध है। क्योंकि आज जो ये आह्वान किया गया है, ये आह्वान जो किया गया आज 5 जून
1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में यह आह्वान हुआ था। मैं जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने ये भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि देखिए, आज जो ये रैली की गई है इसमें किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, फैक्ट्री वाले आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, सबको जगह जगह रोका जा रहा है। कोई ट्रक में अपना डीजल लेके आ रहे हैं, कोई ट्रेन पर अपना टिकट लेके आ रहे हैं, लेकिन सबको लोग आज की सरकार जो है अपनी बदनामी बचाने के लिए या बदनामी से बचने के लिए उसे जगह जगह रोक रही है। तो आपने, चूंकि रोकने का कारण यह है कि जो मुख्य मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार और आपको रिश्वतखोरी, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, लोग डाइवर्स हो जाएं, लोग दूसरी तरफ मुड़ जाएं, इनको डाइवर्सन करने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का उन्होंने एक जिक्र किया कि मुजफ्फरपुर का रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मुजफ्फरपुर में किस तरह की बर्बरता कर वहां के लोगों को कहा गया कि, या वहां के आने वाले क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता थे उनको रोक कर, उनको जबरन ये करके, उनके लिए लाठी चार्ज करके उन्हें मारा गया या ये किया गया। बल्कि पुलिस के एक उच्च अधिकारी हमसे मिल रहे हैं और वो ये शर्त पर कि मेरा नाम नहीं बताइए, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी तो बहुत अच्छे हैं, पर वो जो ये कर रहे हैं वो ये सही नहीं है। आदमी अच्छे हैं, काम सही नहीं है। जो आपको वाजपेयी जी के बारे में भी वाजपेयी जी खुद कहे थे कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं। तो बहरहाल मैं उधर अभी नहीं जाना चाहता, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी का जो ये मकसद था, ये मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत में जो भारत के लोगों ने गोली खाकर फांसी के फंदे पर लटक कर जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये भुखमरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और महंगाई से बच जाए, महंगाई से दूर हो जाए, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था। लेकिन उनका एक बात और भी कहना था कि पता नहीं, मुझे किसी से कोई ये नहीं है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं किया। मैंने गांधी जी की, ये नेहरू जी की भी आलोचना की, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आलोचना की। नेहरू जी को मैंने बताया था कि आप जो चीन के मामले में या तिब्बत के मामले में इस तरह हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, ये आपके लिए हानिकारक है। तो बाद में जब चीन ने उन पर हमला कर दिया, चीन के ने विश्वास तोड़ दिया, तो ये उनको लगा और उसकी वजह से उनको विश्वासघात हुआ और हृदयघात की वजह से 2 साल के अंदर ही वो इस दुनिया से चल बसे। इस सब बात का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे इंदिरा गांधी से कोई वो नहीं, बैर नहीं है, बल्कि बात यह है कि उनके जो वो हैं, नीति हैं, उनके नीति से मुझे बगावत है, या उनकी नीति की मैं आलोचना कर रहा हूं। ये नीति से भारत सरकार की जो मंशा है स्वतंत्रता प्राप्त करने की भारत के लोगों की, वो पूरी नहीं हो रही, वो पूरी नहीं हो रही। एक बात लीजिए कि राजनीति में बहुत ज्यादा करप्शन है। वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा और दीगर चीज, ये इतने बढ़े हुए हैं कि एक तरफ गरीबी का नारा दिया जाता है कि गरीबी हटाओ, दूसरे तरफ ऐसी नीति अपनाई जाती है कि गरीबी बढ़ती जाए। बल्कि अगर इस बात को गौर से देखा जाए तो चुनाव ऐसे हिसाब से कराए जाने चाहिए जिसमें कम खर्च हो और आम आदमी भी चुनाव लड़ने में भाग ले सके। यह जयप्रकाश जी का कहना था। बल्कि कुछ लोग उन पर वो कह रहे हैं कि प्रेस रिपोर्ट से उनको पता चला है कि वो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। दल विहीन, तो उनका कहना है कि मैं दल विहीन नहीं बल्कि सर्वोदय
की तरह एक ऐसी राजनीति हो, ऐसी सरकार हो जो सभी की भला चाहे। दलों पर आधारित बात जो होती है वो दो दल के बीच मतभेद होने की वजह से जो काम विकास का होता है वो बाधित हो जाता है। इसलिए कोई दल नहीं होगा, इसको पंचायत लेवल से, पंचायत के स्तर से इसको स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए और पंचायती हिसाब से इसको चलाया जाए तो ये ज्यादा कारगर और ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि भाई इतनी सारी बातों को कहने के बाद, चूंकि मेरा देश जो पिछड़ा है या मैं किसी विधानसभा का विघटन नहीं चाहता, मैं विधानसभा को खत्म नहीं कर देना चाहता, बल्कि ऐसी विधानसभा का गठन हो जिसमें सबकी बातें सुनी जाए और सबकी बातों पर विचार करते हुए भारत और भारत के राज्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। एक बात उन्होंने कहा कि मैं किसी से बैर नहीं करता, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी लोग मेरे खिलाफ नारा लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नारा है जय निक्सन को दे दो तार कि जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, क्योंकि ये अमेरिका का दलाल है। अमेरिका का दलाल लोगों ने उन्हें कहा, उन्होंने जो कही बात कही उसके मुताबिक कि लोग मुझे अमेरिका का दलाल कहते हैं क्योंकि लोग नारा लगाते हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं किस वजह से लोग मुझसे ये करते हैं, जबकि मैं किसी व्यक्ति से ये नहीं रखता, मतभेद नहीं रखता। मेरे मतभेद विचारों से हैं, उन विचारों से जिससे गरीबी बढ़ रही है, उन विचारों से जिससे भुखमरी बढ़ रही है, उन विचारों से जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, उन विचारों से जिससे रिश्वतखोरी बढ़ रही है, समाज की वो बढ़ रही, बुराइयां बढ़ रही है। बल्कि एक जगह दूसरी किताबों में इनके भाषण को मैंने देखा, वहां उन्होंने एक बात और कही कि इन सब की वजह से जो समाज में एक बात बढ़ रही है वो ये बढ़ रही है कि लोग जो समाज में दहेज की बुनियाद पर बेटे बेटी की शादी करते हैं, अपने बेटा को जानवर समझकर बेचते हैं। ये इसी क्लास में उर्दू की किताब है मुकम्मल आजादी, संपूर्ण क्रांति की जगह पर तहरीक मुकम्मल तहरीक के उन्वान से है। वहां उन्होंने लिखा अपने लड़कों को आप घोड़ा बैल समझ कर ना बेचें, किसके बदले? जहेज के बदले। क्योंकि आप इस बात को गौर करें कि जहेज समाज का एक ऐसा नासूर है, ऐसी खराबी है जो समाज को क्या करते जा रहा है, खोखला किए जा रहा है। नौजवानों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, खासकर नौजवानों को, क्योंकि नौजवान ही इस चीज को मिटा सकते हैं और नौजवान ही इस चीज से ये कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जयप्रकाश जी कहते हैं कि लड़कों को इस बात की वो कर लेना चाहिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और लड़कियों को इस बात को तय कर लेना चाहिए कि मैं दहेज देकर विवाह नहीं करूंगी। तो समाज की एक बुराई खत्म हो सकती है। अगर समाज की एक बुराई खत्म हो जाए तो सब चीज खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जो घुसखोरी है, हर व्यक्ति ये चाह ले कि हम अपने नंबर का इंतजार करें और नंबर से हम अपना सामान लें, तो घुसखोरी भी नहीं चलेगी। क्योंकि जो पदाधिकारी आगे पीछे करके काम करके पैसे लेके करते हैं, उनका ये बंद हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो जयप्रकाश जी की सोच है वो ये है कि इलेक्शन भी आज, वोटिंग भी आज, यानी चुनाव में जो मतदान प्राप्त करने की ये होती है, इसमें भी दो तीन बातें बड़ी कस के, जातिवाद, रुपए पैसे की लालच और भूखमरी की वजह से मिथ्या को फैलाकर, लोगों के खिलाफ बातें फैलाकर वोट प्राप्त करना, यह भी बहुत बड़ा वो है जिसकी वजह से आज जो लोकतंत्र ये कमजोर होता जा रहा है, कमजोर हो गया है। और इसका को दूर करना चाहिए। ये जो राजनीति में जो चीज
आता जा रहा है जातिवाद, धर्मवाद, रुपये पैसे की लालच। ये रुपये पैसे की लालच इसलिए कि चूंकि भुखमरी ज्यादा है इसलिए है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आइए मेरे नौजवान साथियों, छात्र, युवक, आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस संघर्ष को छात्र संघर्ष भी कहा गया है बिहार का। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, किसने क्या, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया। किसने क्या? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद क्यों क्या? इसी भ्रष्टाचार, भूखमरी, भूख, रिश्वत, महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए यानी वह उस तरह का लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कि जिससे क्या हो कि सब एक हो जाएं, सबकी जो अधिकार है, अधिकार जिसका अधिकार है उसको अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने इस चीज को किया और इस चीज को, इस भाषण को उन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को, जो यहां लिखा गया 5 जून 1974 को इन्होंने गांधी मैदान पटना में यह भाषण दिया। इस भाषण का एक पहलू, आप इसे सकारात्मक कह दें या नकारात्मक कह दें, लेकिन गौर करने से यह पता चलता है कि यह सकारात्मक भाषण था, जिसकी वजह से 25 जून 1975 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण जी के सोच के अनुसार जब आपातकाल हटाकर पहला चुनाव 1977 में किया गया, तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की 1977 में बनी। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई थे। ये इसी रैली का 5 जून 1974 को जो इन्होंने छात्र संघर्ष के रूप में शुरू किया था, 5 जून 1974 को, उसी का नतीजा आपातकाल भी सामने आया 25 जून 1975 को। और जब इस चीज को खत्म करके 1977 में चुनाव कराया गया, तो वो कांग्रेस जिसकी नेता इंदिरा गांधी थी, उसको हार का मुंह देखना पड़ा और पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और उसके पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी बने। लेकिन कुछ कमियों की वजह से या कुछ स्वार्थ की वजह से यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1980 में दोबारा मध्यावधि चुनाव हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज में एक नई सोच पैदा करके जयप्रकाश नारायण जी ने इस संपूर्ण क्रांति की के भाषण के जरिया नौजवानों को जगाकर इस बात को करने की कोशिश की है कि भारत के नौजवान अगर जाग जाएं तो भारत के में परिवर्तन बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। इस चीज को छात्र संघर्ष समिति के द्वारा उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। इसके बाद अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप जरूर कमेंट में पूछेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को, आदर्श ज्ञान सेंटर को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथियों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। जय हिंद।